नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आपका स्वागत करता हूं। देखिए, कल शाम को आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी किया है। 6 जुलाई 2025 को जब ये पेपर हुआ था, उस टाइम पे मेरी भी पेपर में ड्यूटी थी। तो मैंने जैसे ही पेपर में ड्यूटी से फ्री हुआ था तो मेरे को भी ललक थी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखूं। तो मैंने तुरंत बच्चों से लेके पेपर देखा। तो निश्चित रूप से पेपर कठिन था, इसमें कोई डाउट नहीं कि उसी टाइम पे हमें पता था कि पेपर में 40% बनाना बहुत ज़्यादा कठिन है। पेपर अल्ट्रा टफ लेवल का था। पर कल जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें सच में एक गंभीर मुद्दा है। जैसा कि आपको थंबनेल से भी पता चल रहा है कि फर्स्ट ग्रेड रिजल्ट एक गंभीर मुद्दा, और गंभीर मुद्दा इसलिए है कि केवल और केवल 6 पात्र अभ्यर्थी, केवल 6 पात्र अभ्यर्थी मिले हैं। और टोटल जो परीक्षा दी थी वो दी थी लगभग 45,600 लोगों ने, और पद जो थे वो थे 226। ये स्थिति निश्चित रूप से गंभीर है कि केवल पूरे राजस्थान में 6 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना, और वो भी डबल के रिजल्ट में। तो यहाँ डबल सिंगल का तो कुछ रहता ही नहीं है। देखो, ना तो मैं किसी आयोग की आलोचना करने यहाँ आया हूँ, ना मैं किसी कोचिंग की आलोचना करने यहाँ आया हूँ, ना मैं किसी टीचर की आलोचना यहाँ करूँगा। मेरा नैतिक कर्तव्य है कि विषय के नाते मैं आपको इस विषय पर एक चर्चा करूं, क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान का एक विद्यार्थी हूं। मैंने खुद ने स्कूल लेक्चरर का पेपर दिया था, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया था। वो भी पेपर टफ थे, पर ऐसी स्थिति मैंने पहली बार देखी है जब केवल और केवल 6 अभ्यर्थी पास हुए हैं। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, आप कतई इस लफड़े में मत पड़ना कि ये 6 अभ्यर्थी भी ऐसे होंगे जिनके वहाँ लिंक होगी, जिनको पेपर मिला होगा, फलाना मिला होगा, ठिकाना मिला होगा। आप इस चीज़ में मत पड़ना। आप चिंतन करो, स्कूल व्याख्याता की भर्ती आगे भी है, पेपर पॉलिटिकल साइंस के आगे भी होंगे। आप चिंतन करो विषय पर कि हमें इस विषय को किस हिसाब से बचाना है और किस हिसाब से कवर करना है। कमियां सबकी हैं, आयोग की भी कमी है, कमियां हमारी भी हैं। आयोग की कमी हम ज़्यादा इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उनकी एक फिक्स प्रक्रिया होती है, उनको पेपर बनाना है। अब उन्होंने क्या खामियां रखी हैं, क्या वो सुधार कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे हम चर्चा करने का एक प्रयास करेंगे और एक ऐसा विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि इस रिजल्ट से हमें कुछ सीखने को मिले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या आयोग को करना चाहिए। हमारी नज़र में क्या चीज़ें वेस्ट हो सकती हैं, किससे ऐसी चीज़ से आगे बचा जा सके कि केवल 6 अभ्यर्थी पास हों, अभ्यर्थी ही ना मिलें। देखो, ऐसा पहली बार नहीं है कि अभ्यर्थी नहीं मिले, ऐसा पहले भी कई परीक्षाओं में हो चुका है कि अभ्यर्थी मिले नहीं है। कल रिजल्ट जब मैंने देखा तो मैं खुद शॉक्ड रह गया कि केवल 6 रोल नंबर, पूरे राजस्थान में 45,000 बच्चों में से केवल 6 रोल नंबर। पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठ जाता है। ये एक बच्चा यूजी करता है, उसके बाद पीजी करता है, पीजी के बाद कम से कम नहीं तो मैं कह रहा हूँ जो ये 45,000 बच्चे थे ना, इनमें से कम नहीं तो 10,000 बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने नेट भी क्वालिफाई कर रखा होगा, और वो भी स्कूल लेक्चरर के पेपर को पास नहीं कर पाए। और ऐसे भी बच्चे होंगे जो आरएएस के मेंस तक दिए होंगे। मतलब सब तरीके के बच्चे इस परीक्षा में बैठे होंगे। 3 साल उन्होंने यूजी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, 2 साल उन्होंने पीजी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी, अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ी। तो क्या वो इस लायक नहीं हो पाए कि वो इस पेपर को पास कर पाते, इस पेपर में 40% बना पाते? निश्चित रूप से जो कारण है वो निश्चित रूप से कारण यही है कि दोनों पेपरों में शर्त है 40% की, और इसमें केवल और केवल आप सेकंड पेपर पे ही मत जाओ। इसमें आधे बच्चों को बाहर करने का कारण तो
फर्स्ट पेपर भी है। मैं आपको बता दूं कि 2 पेपर होते हैं स्कूल लेक्चरर में। एक तो है प्रथम पेपर, एक होता है द्वितीय पेपर। प्रथम पेपर जो होता है ये तो होता है जीके का, और द्वितीय पेपर जो होता है ये होता है सब्जेक्ट का। इसमें 75 प्रश्न आते हैं और इसमें 150 प्रश्न आते हैं। देखिए गणित क्या है कि यहाँ भी 40% चाहिए, मतलब 75 प्रश्न में से 30 प्रश्न आपके नेगेटिव के बाद सही होने चाहिए, मतलब नेगेटिव काट के, और 30 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। ये स्थिति है। और यहाँ 40% चाहिए और यहाँ हो गए आपके 60 प्रश्न नेगेटिव के बाद। देखो स्थिति पैदा हुई क्यों है ये, मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल स्थिति बताऊं। फर्स्ट पेपर की स्थिति ये है, देखो मैं दोनों पेपरों की डिटेल से चर्चा करूंगा आपको कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। मैं बात करूं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर में प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट पेपर में है पूरी मिला के लगभग 12 से 13 विषय, और 12-13 विषयों में इसमें ज्योग्राफी भी है, इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें मैथ भी है, इसमें इंग्लिश भी है, इसमें हिंदी भी है, इसमें इसके अंतर्गत हिस्ट्री है ही, कल्चर भी है, और इसके अंतर्गत साइकोलॉजी के भी 2-4 प्रश्न डाल रहे हैं। इसमें एजुकेशन मैनेजमेंट भी है, इसमें रीजनिंग भी है, इसमें राजस्थान की करंट जीके भी है, इसमें इंडिया की करंट जीके भी है। मतलब कुल मिला के ये जो 75 प्रश्न हैं, इन 75 प्रश्नों में लगभग 12 से 13 विषय हैं, और इसके अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस भी है, जिस विषय को हम भूल ही गए, और एक आधा विषय रह गई होगी। लगभग 12 से 13 विषय हैं इन 75 प्रश्नों, और हर पार्ट से लगभग एवरेज निकलता है 5-6, किसी से 10, मतलब हर पार्ट से 5-6-10 प्रश्न तक आते हैं, और टोटल होते हैं 75 क्वेश्चन। किसी में से 10 आ जाते हैं एजुकेशन मैनेजमेंट वगैरह से, हिस्ट्री, और इनमें से 5-5-5-5, पॉलिटिकल से 5 प्रश्न, हिंदी से 5 प्रश्न, इंग्लिश से 5 प्रश्न। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम करने वाली चीज़ें हैं कि कोई लड़का है जिसने यूजी किया और उसने पीजी किया, तो आप ये मान के चलो कि उसने यूजी पॉलिटिकल साइंस में कर ली। हम सेकंड पेपर पर अभी पहुंचे ही नहीं हैं, पहले हम विश्लेषण कर रहे हैं फर्स्ट पेपर का। अब अच्छे से देखें इस वीडियो को, मैं अपनी तरफ से बेस्ट एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। पीजी में उसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी। अब देखो प्रॉब्लम उसको कहाँ आती है कि लगभग मैथ के और रीजनिंग के, इनके लगभग मिला के 15 प्रश्न होते हैं, और पिछले 3 पेपरों से मैं स्कूल लेक्चरर के फर्स्ट पेपर को देख रहा हूँ कि रीजनिंग के नाम पे प्योर जो कठिन मैथ है ना, वो दी जाती है पेपर में। और ये 15 प्रश्न लगभग उस बंदे के जिसने यूजी में भी पॉलिटिकल पढ़ी है, पीजी में भी पॉलिटिकल पढ़ी है, इन 15 में से वो छोड़ के बैठ जाता है कि 15 करने ही नहीं है। और 5 प्रश्न साइंस के भी होते हैं, इनको छोड़ के बैठ जाता है। इंग्लिश से उसको डर लगता है, बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ पाते हैं। तो लगभग मान के चलो आपके 20 प्रश्न तो वो 75 में से ऐसे छोड़ देता है कि वो तो उसके है ही नहीं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस के प्रश्न तो छोड़ ही देता है, लगभग 20 प्रश्न हैं। और ये मेरी भी कहानी थी, और ये लगभग स्टूडेंट्स की कहानी है, मैंने बहुत लोगों से चर्चा करी है। तो फिर बचते हैं इसमें 55 प्रश्न। अब ये जो स्कोर करना है, जो 30 प्रश्न का करना है, कि 40% के लिए कितने प्रश्न चाहिए, 30 प्रश्न। तो देखो फर्स्ट पेपर में मैथ
रीजनिंग, साइंस और इंग्लिश, इनको छोड़ के प्रश्न बचे लगभग 52 से 55, और 52 से 55 में से सही कितने करने? 30 प्रश्न। लगभग 15 से 20 प्रश्न तो उसके गए, वो उसने मैथ, रीजनिंग और इसके छोड़ दिए, क्योंकि उसको मैथ रीजनिंग छोड़े हुए लगभग 3 और 5 साल किसी विषय को पढ़े हुए हो गई, तो वो उस विषय से हाथ ही नहीं लगाता है कि साइंस और मैथ तो हमारी समझ में आएगी ही नहीं। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि आपने हर पार्ट को बना दिया टफ। पॉलिटिकल के 5 प्रश्न थे, 5 प्रश्न में से मेरी खुद की हालत ये थी 2023 के स्कूल लेक्चरर में, मैं खुद 23 में रैंक आई थी मेरी स्कूल लेक्चरर में, 5 में से मैंने 3 प्रश्न किए थे, 2 में छोड़ के आया था, और 3 में से भी 2 प्रश्न गलत थे। पॉलिटिकल की ये स्थिति है। पॉलिटिकल के प्रश्न सीधे डायरेक्ट से, मेरे हिसाब से फर्स्ट पेपर में कोई तुक नहीं है इतने कठिन प्रश्न डालने की पॉलिटिकल के, चाहे कोई सी विषय हो, मेरे हिसाब से कोई तुक नहीं है। आप पेपर सेट कीजिए, पर पेपर इस हिसाब से सेट कीजिए कि वो कर सकें। उस पर हम चर्चा करेंगे, अभी हम इस पेपर की कर रहे हैं। तो 55 प्रश्न में से आप ये मान के चलो कि 55 प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए और आपके मात्र और मात्र 15 प्रश्न गलत हो गए 55 प्रश्न में से। तो 15 की नेगेटिव काट के चलो 5, और कट गए आपके 20, और 55 में से आप स्कोर पे आ गए 35 पे। यहाँ तक तो आप ठीक है, और 15 प्रश्न गलत में आप तय मान के चलो, मैंने भी खूब सारे पेपर दिए, जब आपका अच्छा पेपर हुआ है ना, जब 15 प्रश्न तो गलत हो जाते हैं भाई, अगर पेपर टफ है तो। और थोड़ा सा भी अगर टफ चला जाता है तो निश्चित रूप से मान के चलो आपके अगर 20 प्रश्न गलत हो गए ना, तो इसके बाद आपके गए 7.21 और आपका स्कोर बचा 28 प्रश्न। यहाँ आप फेल हो। इस रिजल्ट में किसी भी सब्जेक्ट का रिजल्ट हो, फर्स्ट पेपर का, फर्स्ट ग्रेड का, इंग्लिश विषय का, हिंदी विषय का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का, आगे भी रिजल्ट आएंगे, उनमें भी यही स्थिति पैदा होगी, क्योंकि फर्स्ट पेपर को ये क्या बना रहे हैं? फर्स्ट पेपर को ये टफ बना के दे रहे हैं। और टफ में जो आर्ट्स की सब्जेक्ट वाले हैं वो तो 15 से 20 प्रश्न से तो वो वैसे ही जा रहे हैं, 52-55 प्रश्नों पे वो लड़ रहे हैं, और उसमें से उनके अगर 18 प्रश्न भी गलत हो रहे हैं ना, तो वो फेल है। तो अगर 18 से कम आपको गलत करने हैं तो वो पार्ट्स आपके बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए जिनको आप अटेम्प्ट कर रहे हो, और उन पार्ट को भी आप टफ बना के दे रहे हो। जैसे पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं, उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा टफ बना दिया। 5 प्रश्न हर पेपर में इतने टफ थे कि पॉलिटिकल वाला उन क्वेश्चनों को नहीं कर सकता। ज्योग्राफी के ऐसे प्रश्न रख देते हैं ये फर्स्ट पेपर में ही कि उनको ज्योग्राफी वाला हल नहीं कर सकता। तो कम से कम फर्स्ट पेपर तो ऐसा होना चाहिए कि जो हल करने लायक हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर तो बनाया गया, आयोग पेपर बनाएगा, आयोग का काम है पेपर बनाना, पर फर्स्ट पेपर क्या है, सबके लिए कॉमन होता है। और फर्स्ट पेपर इतना, सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा विविधताओं में है, एक विषय नहीं है उसमें। भाई आप मैथ वाले बच्चे से कैसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई बच्चा मैथ से स्कूल लेक्चरर का पेपर दे रहा है, आप कैसे उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसने पॉलिटिकल साइंस का बेयर एक्ट पूरी तरह पढ़ ही लिया होगा, वो 145 का भी 5 और 5 के अंतर्गत भी जा या छा वो जानता होगा, वो कैसे इतना डिटेल में चला जाएगा? एक राजनीति विज्ञान की वो समझ ही तो विकसित कर सकता है वो बंदा। आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कोई पॉलिटिकल साइंस से कर रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो मैथ के एक कठिन से कठिन प्रश्न को हल कर देगा? नहीं कर पाएगा। मैथ वाले बच्चों पे भी बहुत सारे सवाल नहीं हो पाते उसके। देखो, एक तो मेन रीज़न है ये बहुत बड़ा रीज़न है। आप केवल विषय पे मत जाओ, विषय का पेपर टफ था मैं मान रहा हूँ, पर जितना रोल सेकंड पेपर का है ना, उतना ही रोल इसमें फर्स्ट पेपर का है, ये आप तय मान के चलो। भाई ये केवल पॉलिटिकल साइंस विषय के लिए नहीं था ये एनालिसिस, ये सारी विषयों के लिए था। इंग्लिश में भी ऐसा ही हुआ है, हिंदी में भी ऐसा ही हुआ है, आगे आने वाली विषयों में भी ऐसा ही होगा। आप देख लेना, बहुत सारे लड़के हैं ऐसे जो सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर जाते हैं, परंतु फर्स्ट पेपर में वो मात खा जाते हैं। और उसका पूरा का पूरा जो कारण है ना, वो ये है कि वो लड़ते ही लगभग 52-53 प्रश्न पे हैं, और यहाँ से थोड़ा सा भी पेपर कठिन हो गया ना, उसमें से आपके 18 प्रश्न गलत हुए। अच्छा, 18 प्रश्न कैसे गलत हो सकते हैं मैं बताऊँ आपको। आपको मैंने 10 प्रश्न करने को दिए,
और 10 प्रश्न मैंने आपको मॉडरेट दिए, कठिन भी नहीं दिए, टफ पे तो हम जब जाएंगे। और 10 प्रश्न ये मान लो मैंने मॉडरेट आपको दिए हैं, तो आप मान के चलो आपने 10 में से 8 प्रश्न अटेम्प्ट करे, 2 प्रश्न आपके गलत हुए और 2 प्रश्न के बाद आपका स्कोर बचा लगभग 6.5। ठीक है, और ऐसे ही करके लगाएं तो इस स्थिति में भी जब 8 प्रश्न आप सही करके आ रहे हो और 2 प्रश्न गलत करके आ रहे हो ना, तब भी आपके 55 में से 12-13 प्रश्न तो जब गलत हो जाएंगे, जब इतना अच्छी स्थिति में आप होंगे। और अगर यहाँ 3 प्रश्न गलत हो गए ना 8 में से, तो आप निश्चित मान के चलो आपके यहाँ 18 प्रश्न गलत होंगे। और 55 में से 18 अगर गलत हो गए ना, तो 24 आप घटाओगे 55 में से, तो आपके 31 प्रश्न बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल लाइन पे हो आप। और इस स्थिति पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, 30-31 और फाइनल आंसर की आती है, रिजल्ट आता है, तो इसमें ये 28 और 29 पे टिक जाते हैं नंबर। ये है बहुत बड़ा रीज़न। और 50% बालक किसी भी विषय के हों, ये इस फर्स्ट पेपर के शिकार हैं। और इसका मेन रीज़न है 12 से 13 विषय, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, 11-12 विषय हैं, इसमें 40% बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या करना चाहिए इस चीज़ पे भी हम चर्चा करेंगे। बाकी ये फर्स्ट पेपर रीज़न है इस रिजल्ट में 6 PDF आने का, और भर के रीज़न है। हमने बात करी है अभी फर्स्ट पेपर की। अब देखो जो मुख्य बात है वो है सेकंड पेपर की, और वो पेपर था राजनीति विज्ञान, और ये लगा था 6 जुलाई 2025 को। मेरे जानकार थे कुछ बच्चे, मैं जिनको जानता था, उनके नंबर बन रहे थे, लगभग 65-70 क्वेश्चन उनके सही थे, पर वो फर्स्ट पेपर में आउट थे। मैंने भी इस पेपर को नाथ पब्लिकेशन की मेरी एक किताब आ रही है, उस किताब के लिए हल किया था, और खूब अच्छे से मैंने हल किया था। लगभग इसमें मैंने 5-6 दिन लगाए थे इसको हल करने में, और पूरा का पूरा मैंने हल किया था। देखो निश्चित रूप से अगर नहीं मिले हैं छात्र, तो आप मान के चलो कि मारा किसने है, 40% की शर्त ने। और पेपर जो था ये निश्चित रूप से टफ था, और भरपूर टफ था, थोड़ा बहुत टफ नहीं था। देखो समस्या क्या हुई है इस पेपर में, जो मूल समस्या है ना इस पेपर की, वो ये है कि इन्होंने प्रश्नों का स्तर ही नहीं देखा। आप 150 प्रश्न में से आप अगर 100 प्रश्न कठिन दे दोगे ना, और 50 प्रश्न आप सरल दे दो, सरल का तो इस पेपर में कोई मतलब ही नहीं था, मान लो आप 50 प्रश्न मीडियम दे दो और 100 प्रश्न आपने कठिन दे दिए, तो आप मान के चलो, आप जैसे आपने ये 50 प्रश्न अगर सही भी कर दिए ना, और 100 प्रश्न अगर कठिन है, और इन 100 में से आपने 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए, और 50 में से अगर 30 प्रश्न भी गलत हो गए ना, 20 प्रश्न अगर इन 50 में से आप सही भी कर सकते हो, तो भी आपके 60 से कम रह जाएंगे। भाई आप ये मान के चलो कि 10 में से 6 प्रश्न सही करना, 10 में से आपको 6 सही करने हैं, हर 10 में से आपको 4 सही करने हैं, जब आपकी 40% बनती है। और अगर ये 10 प्रश्न कठिन है, तो पहली बात तो आप पे 10 में से अटेम्प्ट 6 होंगे, 4 तो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, और 6 में से अगर आपका एक भी गलत हो गया ना, 2 आपके गलत हो गए ना, तो आप 40% से कम हो। ये क्या है, सुनने में अजीब लगती है बात, पर मैं आपको बता रहा हूँ, जब पेपर अपन करते हैं ना, कठिन प्रश्न जब हम करते हैं ना, तो कठिन प्रश्न में 6 प्रश्न जब हम अटेम्प्ट करते हैं, तो 2 प्रश्न गलत होने में कोई बड़ी बात नहीं होती, किसी से भी गलत हो सकते हैं। मैं हूँ, हो सकता है मैं इस पेपर में बैठता ना, तो मैं भी उन्हीं कैंडिडेट में होता जो बाहर हैं, निश्चित रूप से होता, इसमें कोई डाउट नहीं है।
मैं भी उसी पद्धति का पालन कर रहा होता। तो दूसरी बात, प्रश्नों का स्तर इनको रखना कैसा चाहिए। भाई 150 प्रश्न है आपके, तो 150 प्रश्न में से आप 3 स्तर के प्रश्न रखिए, आप सरल रखिए, आप मध्यम रखिए, आप कठिन रखिए। भाई कम से कम आपने 40% की शर्त बना रखी है, तो कम से कम आप 100 में से 80 प्रश्न तो ऐसे रखिए जो रीच में हों बच्चों के, और 50 प्रश्न आप ऐसे रखिए कि जिनमें बच्चों को डाउट हो करने में, और 20 प्रश्न आप ऐसे रखिए कि आप अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं और आपने नए नए रिसर्च पेपर्स पढ़ लिए हैं, आपने नए नए आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं और वहाँ से आप विषय के ज्ञान को बढ़ाना चाह रहे हैं। आप कतई ये मत करिए कि 150 प्रश्न में से 100 प्रश्न तो आप ऐसे रख दो कि जो आपने रिसर्च पेपर्स पढ़े हों या फिर विषय में नया काम हुआ है वो पढ़े हों, और या फिर आप उनको खोल के बताइए पहले कि ये चीज़ आपको पढ़नी है, ये रिसर्च पेपर्स आपको पढ़ने हैं जिससे बच्चे पढ़ सकें। भाई आप बच्चों को तो रख रहे हो अंधेरे में और खुद आप रिसर्च पेपर्स पढ़ पढ़ के क्वेश्चन बना रहे हो। बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे रिसर्च पेपर्स में से थे। 40% की जो शर्त है, इसने पूरा का पूरा सिनेरियो कठिन पेपर में 40% की शर्त जो है ये और ज़्यादा कठिन हो जाती है। दूसरी जो समस्या है वो थी हमारी एक ध्रुवीयता। आप इस चीज़ को भी स्वीकार करिए कि हम भी कैसे बने हुए हैं, एक ध्रुवीय बने हुए हैं, जो चीज़ मिल रही है वही पढ़े जा रहे हैं। देखो मैं कतई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैंने जब पेपर दिए थे तो हो सकता है कि मैंने भी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी हों, पर आज अगर विषय की मांग है कि आपको एक ध्रुवीय ना हो के क्या होना है, गतिशील होना है, आपको समकालीन मुद्दों पे देखना ही पड़ेगा। समकालीन मुद्दों को किसी भी विषय के आप विद्यार्थी हों, चाहे आप ज्योग्राफी के हों, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के हों, चाहे आप हिस्ट्री के हों, जो चीज़ आपकी विषय में घटित हो रही है उस चीज़ को तो देखो आपको देखना पड़ेगा। आप पुरानी चीज़ों के साथ ज़्यादा चिपके नहीं रह सकते, आपको देखना ही देखना पड़ेगा। इस चीज़ पे हम और चर्चा करेंगे। बाकी एक जो समस्या है इस पेपर में, वो समस्या मैंने देखी सिलेबस को लेकर। अब भी जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसमें आरपीएससी ने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया है कि खोला है चीज़ों को। निश्चित मान के चलो इन्होंने नए सिलेबस में एक काम बढ़िया किया है, क्या चीज़ों को खोला है। अब देखो ये सिलेबस में इनके में क्या गड़बड़ है। सिलेबस में ये क्या करते हैं, 3 लेवल बना रखे हैं इन्होंने। एक तो बना रखा है सीनियर सेकेंडरी लेवल, एक बना रखा है इन्होंने अंडर ग्रेजुएशन लेवल, एक बना रखा है इन्होंने पीजी लेवल। और पेपर जो बनाया है इन्होंने वो इन तीनों लेवल में से नहीं था, इन तीनों से ऊपर के लेवल का था। 150 के 150 प्रश्न। भाई सीनियर सेकेंडरी लेवल का मतलब क्या है, 2 किताब तो 11th की, एक तो राजनीति सिद्धांत और एक भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, और 2 किताबें 12th की, एक है स्वतंत्र भारत में राजनीति और एक है समकालीन विश्व में राजनीति। तो 4 किताबें तो ये हो गई। क्या इनको इन 4 किताबों में से, और आप 9th 10th की और किताब लगा लो लोकतांत्रिक राजनीति, हम चलो ये 4 किताब लगा लें, क्या इन 4 किताबों में से इनको 50 से 55 प्रश्न भी नहीं मिल सकते। भाई क्या करेगा एक लेक्चरर। भाई आप पोस्ट पे नियुक्त हो रहे हो स्कूल लेक्चरर की पे, और आपकी नौकरी आपने ज्वाइन करी, और ज्वाइन करने के तुरंत बाद आपको कौन सी क्लास मिलेगी, एक तो आपको 11th मिलेगी, एक आपको 12th मिलेगी। मैंने 1.5 साल के टाइम में मैंने इस चीज़ के अलावा तो लेक्चरर का कोई ऐसा विशेष किसी क्लास को पढ़ाते हुए देखा नहीं। भाई लेक्चरर 2 किताबें तो 11th की पढ़ाएगा और 2 किताबें 12th की पढ़ाएगा स्कूल लेक्चरर, और इसके अलावा वो करेगा क्या। और आपने जो
पेपर बनाया, उसमें मेरे हिसाब से 15 या 16 प्रश्न एनसीईआरटी से मुझे मिले थे। मैंने पूरे पेपर का एनालिसिस किया है, पूरे पेपर को मैंने सॉल्व किया है। मैं नहीं मानता कि स्कूल लेक्चरर के पेपर में 50-55 से कम प्रश्न एनसीईआरटी के होने चाहिए, 100% होने चाहिए। मैं आगे भी कैंडिडेट्स को कह रहा हूँ कि सीनियर सेकेंडरी लेवल में 11th और 12th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना। आपसे चाहे कोई कुछ भी कहे, अगला पेपर आए, उससे अगला पेपर आए, निश्चित रूप से एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे। और एनसीईआरटी अपने आप में बहुत मजबूत किताब है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं एनसीईआरटी से। ऐसा नहीं है एनसीईआरटी से ये टफ प्रश्न नहीं बना सकते, एनसीईआरटी से भी टफ प्रश्न बना सकते हैं, और इस पेपर में आए भी हैं। लगभग 15 से 16 प्रश्न मैंने देखे हैं एनसीईआरटी से, टफ आए, इस पेपर में भी बनाए। तो आपको कम से कम 50 से 55 प्रश्न एनसीईआरटी से होने चाहिए। 11th-12th की किताब में यूजी का आपको कोई मैटर है नहीं, पीजी का आपका कोई मैटर है नहीं, सीधे सीधे आपने टॉपिक दे रखे हैं राजनीति विकास। और राजनीति विकास में आपने लूसियन पाई को छोड़ दिया, आपने आमंड को छोड़ दिया, आपने ब्रिग्स को छोड़ दिया, आपने एडवर्ड सेल्स को छोड़ दिया, और आप किसी रिसर्च पेपर को लेके, रिसर्च पेपर जो आम बच्चे की बिल्कुल हद में नहीं है, उस रिसर्च पेपर में से प्रश्न आपने बना दिया। मेरे हिसाब से फेयर नहीं है। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आप यूजी में से मीडियम लेवल के प्रश्न रखिए, आप मैक्स वेबर पे पहुँचिए, आप कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स पे पहुँचिए, आप 90 के बाद की बात करिए, आप कंसेप्ट पे जाइए ना। आप क्यों फैक्ट्स पे भगे जा रहे हो? आप अच्छे अच्छे प्रश्न बनाइए कंसेप्ट से, जिससे बच्चे की समझ का पता चले कि आखिर ये बच्चा इन विचारधाराओं के बारे में, इन विचारकों के बारे में आखिर जानता क्या है। आप तो प्रश्न बना ही इस लेवल से रहे हो कि वो प्रश्न गलत करवाने की दृष्टि से आप बना रहे हो, तो वो फेयर नहीं है। आप उस हिसाब से प्रश्न बनाइए जिससे बच्चे के कंसेप्ट्स का पता चले। आप यहाँ से कम 40 से 45 प्रश्न रखिए। आप अच्छी तरह से बच्चे का नॉलेज टेस्ट करना चाहते हो तो पीजी से आप रखिए हार्ड प्रश्न, आप अच्छे से टेस्ट करिए बच्चे को, और आप रखिए 50-55 प्रश्न पीजी से, जिसमें तीनों लेवल के प्रश्न रखिए। आप बच्चे को टेस्ट करिए कि आप पीजी से क्या पूछना चाहते हो। तो उसमें आप ये नहीं कि 50 के 50 प्रश्न आप टफ रख दो, उसमें आप सरल प्रश्न भी रखिए, इसमें आप कठिन प्रश्न भी रखिए। आप बेयर एक्ट को बना रहे हो, बेयर एक्ट से आप प्रश्न बना रहे हो, तो बेयर एक्ट में आप इतने सारे कठिन प्रश्न बन सकते हैं, तो आप बनाइए तो सही। आप ऐसी स्थिति पे पहुंच रहे हो कि 145 का भी 5 और 5 का भी और सब आर्टिकल, तो वो थोड़ा सा फेयर नहीं है। देखो, मैं आपको एक पेज दे दूं और एक पेज में 15 पॉइंट लिखे हों, उन 15 पॉइंट को भी आप डिटो याद नहीं कर सकते, पूरा का पूरा बेयर एक्ट तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा टफ हैं, कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ हुई है कि जो असहनीय है। पेपर की दृष्टि थोड़ी सी सही नहीं थी पेपर बनाने की, और कहीं ना कहीं ये रीज़न था कि जो सिलेबस है उसमें आपने इतना खोला नहीं, जिससे कम से कम कोई टीचर भी होता, जैसे आपने अब की बार सिलेबस जारी किया है तो उसमें चीज़ों को खोला है, तो कोई भी टीचर आपको तैयारी कराएगा, चाहे मैं कराऊँ चाहे कोई और कराए, कम से कम उसके पास टॉपिक्स तो होंगे कि आप इस टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछोगे। क्या आपने इस बार क्वेश्चन डाल दिया, टॉपिक डाल दिया फ्यूचर ऑफ स्टेट, तो चाहे वो बच्चा चाहे टीचर कहीं से लाए उस टॉपिक को, वो टॉपिक तो उसके पास है। आपने इस पेपर में भी डाल दिए प्रश्न तो वो फ्यूचर ऑफ स्टेट के, और आप यहाँ आपने सिलेबस इतना खोला नहीं था, अब की बार खोल दिया। ये आरपीएससी की प्रशंसा योग्य बात है कि अब के सिलेबस में इन्होंने चीज़ों को खोला है। देखो, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी है, मेन मुद्दा जो है वो 40% का ही है, और प्रश्नों का लेवल तो देखो टफ था। अब जो बात है वो है कि हम आखिर, ऐसा भी क्या था कि केवल 6 ही अभ्यर्थी पूरे राजस्थान में, और मैं तो ये मानता हूँ कि एक भी अभ्यर्थी नहीं है पूरे राजस्थान में, क्योंकि जितना बड़ा हमारा प्रदेश है उस हिसाब से 6 तो ये मान के चलो कि है ही नहीं, पूरा राजस्थान ही कोरिलेट हो चुका है।
पूरा का पूरा दोष हम आयोग पे नहीं मर सकते, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। पूरी तरह हमारा जो नज़रिया है वो एक ध्रुवीय है। मैं बहुत बच्चों से बात करता हूँ, हमारा नज़रिया गलती क्यों है? देखो, मैं अच्छे से घुसा हुआ हूँ बच्चों में, मुझे पता है बच्चों की स्थिति क्या है। सबसे पहला जो रीज़न है ना, वो है तैयारी का समय। 45,600 बच्चों ने पेपर दिए। ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं होती जिसमें इन 45,600 में से 4500 बालकों के बीच ही कंपटीशन होता है। तो आप 45,600 में से निश्चित रूप से मान के चलो कि केवल और केवल 40,000 बच्चों को तो आप भारी कर दो। 5,000 बच्चों में कंपटीशन है, और मैं और भी कहूँ ना तो केवल और केवल 2500 बच्चों में कंपटीशन है। क्यों है ये सही बात है कि ये जो कंपटीशन है वो 25 बच्चों में होता है, ये गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। क्यों है? क्योंकि इन 45,600 में से लगभग 30,000 तो ऐसे होते हैं जो तैयारी फॉर्म भर के स्टार्ट करते हैं कि वैकेंसी आई और फॉर्म भरा और अब हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, और ख़रीद के लाएंगे एक गाइड किसी भी कम उसकी, और उस गाइड को रटते रहेंगे। ना तो उनके पास, मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल बात बता रहा हूँ कि 90% बालकों के पास ना तो स्ट्रेटजी होती है कि उनको क्या पेपर क्या करना है क्या नहीं करना, ना उनके पास कंटेंट होता है, ना उनके पास, सही बताऊं मैं, टाइम होता है पढ़ने को। आज रिजल्ट की आलोचना हो रही है, पर मैं जो बातें बता रहा हूँ ना आपको कटु लग सकती हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा होता है मोबाइल, और इसका भी नहीं कर पा रहे आप सदुपयोग। भाई वैकेंसी आई, और वैकेंसी के मान लो आज वैकेंसी आई, मैं अगली अगली वैकेंसी की बात करूं, मान लो अब की बार जुलाई में वैकेंसी आई थी, अगस्त में वैकेंसी आई थी, और पेपर है जून में। भाई एक तो लड़का है जो पिछले अगस्त से सितंबर से तैयारी कर रहा है, और अगस्त में वैकेंसी आई, फॉर्म भरा और सीधे तैयारी शुरू कर दी। भाई ना तो उसके पास फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटजी है, ना उसके पास सेकंड पेपर की स्ट्रेटजी है, ना उसके पास कोई स्ट्रेटजी है, ना उसके पास कोई कंटेंट है, ना उसको ये पता है कि उसको टेस्ट सीरीज़ लेनी है कि नहीं लेनी, ना उसको ये पता है कि उसे प्रश्न कैसे करने हैं, ना उसको ये पता है कि उसे क्या पढ़ना है। वो सीधा 90% की हालत बता रहा हूँ मैं, सीधे जाएंगे वो बुक सेलर के पास, और बुक सेलर के पास जाके कहेंगे कि साहब फर्स्ट ग्रेड की क्या दे दो, किताब दे दो। और बुक सेलर से पूछेंगे कि साहब कौन सी किताब अच्छी है। ये कटु हकीकत है। वहाँ जाके पूछेंगे कि कौन सी किताब अच्छी है साहब, वो जौन सी दे दो, वो कहेगा कि जो सबसे ज़्यादा मोटी है ना वो किताब सबसे अच्छी है साहब, उस किताब को ले लो। भाई बहुत बड़ी कमी है ये, और ये 90% की हकीकत है। एक फेज में मैं भी गुजरा हूँ इसमें। 2016-17 की बात थी, जब मैं पटवारी का पेपर दे रहा था, तो मेरे साथ यही होता था। मैं सीधा बुक सेलर के पास जाऊं और उनसे जाके पूछूं कि कौन सी किताब अच्छी है, वो चाहें वो दे दें, पर बशर्ते हुआ ये कि मैंने लेते लेते सारी पढ़ डाली, तो फिर सिलेक्शन हो गया। तो आप निश्चित रूप से ये मान के चलो, इस टेंडेंसी से आप बाहर निकलें, तो आपका जो नज़रिया है ना वो निश्चित रूप से एक ध्रुवीय हो गया है। आप बिल्कुल भी गतिशील नहीं हो। आपको गलत लग सकती है ये बात, पर ये हकीकत है कि आप नहीं हो डायनेमिक, आप डायनेमिक चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो अभी, आप एक ध्रुवीय बने हुए हो। आप केवल और केवल जो आपके पास 50 पेज है ना,
उन 50 पेजों पे ही आप अटके हुए हो, उन 50 पेजों का ही आप रट्टा मारने में फ्रे हुए हो। मैंने विषय संबंधी रणनीति बनाई थी, एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, राजनीति विज्ञान विषय को पढ़ने का सबसे सही तरीका। उस वीडियो को आप देखना, उस वीडियो में मैंने एक एक पार्ट को आपको बताया है कि आप एक एक पार्ट को किस तरह से पढ़ो। तो आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना एक बार, और आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट आपको किस तरह से पढ़ना है और कौन से पार्ट में आपको किस तरह से डायनेमिक बनना है। आपकी सारी शंकाएं मेरे हिसाब से दूर हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो यह है कि आप तैयारी से पहले खुद को सोचो, प्रॉपर गाइडेंस लो कि आप किसी भी युद्ध में जा रहे हो तो उस युद्ध की पहले तैयारी तो करो उस युद्ध में जाने की। आपके पास आपको कतई भी इस चीज़ का मलाल नहीं होना चाहिए कि आप प्रॉपर गाइडेंस नहीं ले सकते। आप किसी भी टीचर से लो, आप किसी भी सफल व्यक्ति से लो, आप किसी भी सेलेक्ट लोगों से लो, आपको बुराई नहीं होनी चाहिए गाइडेंस लेने में। आपको पूछना चाहिए उनसे कि आखिर हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। हो सकता है उस टाइम पे उन लोगों ने नहीं पढ़ी हो सकता है मैं उस टाइम पे गतिशील नहीं हूँ, हो सकता है मैंने उस टाइम पे वो चीज़ नहीं की हो जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। पर आज मैं आपको बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो चीज़ गलत है। भाई हमने भी गलतियाँ की होंगी, हमारे भी 40% से थोड़े से ऊपर ही बने थे, नहीं हम भी पहली रैंक और उस पे और कितने ही नंबर ला के बैठे होंगे। कट ऑफ इतनी तो जाती हैं भाई। आज जिसके 40% हैं वो सब पास हो गए, तो 40% ही तो कट ऑफ गई है। कट ऑफ 40% से ज़्यादा थोड़ी गई है। तो आपको एक गाइडेंस तो आपके पास होनी चाहिए कि आपको आखिर पढ़ना क्या है। किसी ने पेपर दिया है या किसी ने पेपर का सोचा है तो उससे आपको पूछना चाहिए कि आपको क्या लगा है इस पेपर में। आपने हो सकता है कि पेपर को रख रखा है और उसके बाद आपने चर्चा ही नहीं की किसी से कि आखिर, तो आपको विषय को तो आगे भी पढ़ना है और निश्चित रूप से आगे पेपरों में सुधार होगा, आप मान के चलो। एक आपको डायनेमिक रहना पड़ेगा, एक ध्रुवीयता की स्थिति से आपको निकलना पड़ेगा। और डायनेमिक रहने के लिए आपको क्या करना है कि 3-4 पार्ट हैं। एक तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें आपको डेली अपडेट रहना है कि कोई घटना हो रही है कि कोई घटना नहीं हो रही। आप केवल इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को अनुच्छेदों के सहारे मत पढ़ो, वो बेयर एट का पार्ट है, वहाँ से प्रश्न आएगा मैं मानता हूँ, पर प्रश्न की रिलेवेंसी देखो कि आज उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है तो आपको उपराष्ट्रपति बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। एक पार्ट है आईआर, आईआर में क्या सम्मेलन हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, जो भी घटनाएं हैं उन घटनाओं से आपको निश्चित रूप से परिचित होना पड़ेगा। एक है कंपेरेटिव, कंपेरेटिव में होता क्या है कि बहुत सारे रिसर्च पेपर आते हैं और इन रिसर्च पेपर से आपको चुनना ही पड़ेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है आपकी तैयारी में मदद करने वाली टेक्नोलॉजी। भाई आप आज के समय में इस टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते। आप ऑफिशियल साइट देखिए, जो भी संगठन आप पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी टीचर से पढ़ो चाहे आप इन्हीं नोट्स से पढ़ो, आप ऑफिशियल साइट ज़रूर देखो और एक एक शब्द देखो ऑफिशियल साइट पे। उसके अबाउट अस में जाके हर टॉपिक की ऑफिशियल साइट आपको देखनी है। आपको ओरिजिनल टेक्स्ट आपको देखना है। आप रोल्स पढ़ रहे हो और रोल्स की थियरी ऑफ जस्टिस देख रहे हो तो आप एक बार गूगल पे दबा के थियरी ऑफ जस्टिस का इंडेक्स देख के आएँ, कितने उसमें चैप्टर हैं, क्या है क्या नहीं है। आप ओवरव्यू ज़रूर करें। आप इतने नहीं टिके रहें कि आपने एक नोट्स में रोल्स की थियरी ऑफ जस्टिस पढ़ ली, वहीं आप टिक जाएं। आप मत टिको। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई टीचर आपको ये चीज़ करा देगा। देखो इतना डायनेमिक तो आपको खुद होना पड़ेगा तैयारी में। भाई आपको जागरूक रहना है। भाई आपके पास एक प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी ही चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। आपको विषय की मांग है, आपको डायनेमिक होना, आपको होना पड़ेगा। भाई इतना तो आप हो कि आपको पास ओरिजिनल टेक्स्ट का थोड़ा पता हो, आपको ऑफिशियल साइट्स का थोड़ा बहुत पता हो,
आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो, ये आप कर लोगे आराम से, ये कंसेप्ट्स आप कर लोगे आराम से क्लियर, ये चीज़ आप कर सकते। तो आप कतई भी एक ध्रुवीय ना रहें, आप इन विषयों के बारे में लगातार रूप से चर्चित रहें। आप एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छे से करें, इतने प्रश्न आपके पेपर में नहीं थे, पर आप मान के चलें एनसीईआरटीज़ का रिलेवेंस ख़त्म होने वाला नहीं है। आप बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें, बेयर एक्ट को आप कतई भी हल्के में ना लें। कमियां हैं, देखो हमारी कमियां सबसे बड़ी ये है कि हम टाइम पे तैयारी नहीं कर पाते, हम टाइम पे तैयारी स्टार्ट नहीं कर पाते, हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती, हमारे पास एक प्रॉपर कंटेंट नहीं होता। आप मान के चलो इस वाले स्कूल लेक्चरर में आपका सिलेक्शन नहीं होता है और आप कल को छोड़ देते हो, जैसे आपका पेपर है जून में और जून में आपका सिलेक्शन अगली भर्ती में भी नहीं होता है, भगवान करे ऐसा किसी के साथ नहीं हो, मैं तो कहूँ सबका सिलेक्शन हो जाए अगली वाली भर्ती में, पर मान लो कि इस वाली में सिलेक्शन नहीं होता है, तो करते क्या है, बहुत बड़ी गलती करते हैं और इस वाली भर्ती में भी लोगों ने करी होगी कि आपका पेपर लगा 6 जुलाई को और 6 जुलाई से और आज चल रहा है लगभग 23 सितंबर, बहुत से ऐसे हैं 6 जुलाई से 23 सितंबर तक ये लोग पढ़े ही नहीं होंगे। निश्चित मान के चलो आप बहुत से लोग हैं जो इस बीच में पढ़े ही नहीं होंगे और आप मान के चलो अगर 2 महीने का आपने गैप ले दिया ना तो चीज़ें पीछे ही पीछे जाएंगी, आप पीछे जा रहे हो, आप निश्चित रूप से मान के चलो कि आप आगे नहीं जाओगे। ये कन्फर्म बात है कि रेगुलरिटी आप बना के रखिए, डेली चाहे पढ़ो आप 2 घंटे 3 घंटे 3.5 घंटे एक एक पार्ट को, चिंतन को आपने पढ़ लिया, कंपेरेटिव को आपने पढ़ लिया, तो रेगुलरिटी तो देखो बहुत ज़रूरी है। कतई भी ऐसे ना लें कि मैं कोई ज्ञान फैल रहा हूँ, मैं चीज़ों को विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर दिक्कत है क्या, और ये हकीकत में रिलेवेंट प्रॉब्लम है। 90% बच्चे जो हैं उनकी रेगुलरिटी नहीं होती, केवल और केवल 10% ऐसे हैं जो रेगुलर होते हैं, और ये सही है 45,000 में से कंपटीशन 4500 में ही होता है, क्योंकि बहुत सारे जो अनुशासनात्मक गुण हैं वो सभी बच्चों में नहीं होते। पर रेगुलरिटी देखो 100%, आप पीछे मत जाओ, आप गैप मत दो, कतई भी गैप मत दो, आप खुद में परीक्षण करें कि आप ये चीज़ करते हैं या नहीं करते, आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे। दूसरी चीज़, आप ऑफिशियल साइट देखो, आप यूज करो टेक्नोलॉजी का, और आप भरपूर यूज करो टेक्नोलॉजी का, बिल्कुल भी अछूते मत रहो इस तकनीकी से। आप गूगल पे जाओ, आप गूगल पे सर्च करो, आप ऑफिशियल साइट देखो, सब देखो। एक आप कतई भी मेरे हिसाब से आप गैप नहीं रखें, एक आप फर्स्ट पेपर के लिए देखो ज़रूर करें। फर्स्ट पेपर के लिए आप क्या करें, पहले ही आप फिक्स कंटेंट बनाएं कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। जैसे अभी पेपर है जून में और अभी चल रहा है सितंबर, तो मेरे हिसाब से आपके पास एक फ़िक्स कंटेंट होना चाहिए कि जून तक हम इसको ही लेके चलेंगे, हमको दूसरी कोई चीज़ ना तो ख़रीदनी है, ना दूसरी कोई किताब हमको लेके आनी है। आपके पास फ़िक्स कंटेंट होना चाहिए, इस कंटेंट को पहले पढ़ो। मैकेनिज्म क्या है, इसको पहले पढ़ लो, फिर पढ़ के 2-3 बार इसके बना लो शॉर्ट नोट्स, और इन शॉर्ट नोट्स से करो आप रिवीजन। देखो ये तो है प्रॉपर मैकेनिज्म। फर्स्ट पेपर को तो काउंटर करो आप ऐसे, फर्स्ट पेपर में तो आप कतई कोताही मत बरतो इस चीज़ में से। जैसे आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो 40 पेज में ज्योग्राफी और उसके मैप बने हो, सबसे पहले आपको वो फिक्स कंटेंट पढ़ना है, उसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स बनाने, और उसके बाद करो इसका रिवीजन। ये तो है फर्स्ट पेपर का, और इसको तो आप ये फिक्स कंटेंट आप कर लो। फर्स्ट पेपर के लिए जो बुक लिस्ट है वो मैं आपको या तो टेलीग्राम चैनल पे या एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको निश्चित रूप से बना दूंगा कि आप फर्स्ट पेपर के लिए कौन सा कंटेंट यूज करो। पर आप एक करो, मेरे से नहीं, आप किसी और विशेषज्ञ से पूछ लो, पर आप रखो केवल एक ही रखो, एक से ज़्यादा मत रखना, एक चीज़ ही है। जैसे आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप हरिमोहन सक्सेना ही रखो, उसके अलावा आप मत देखो। आपको हिस्ट्री कल्चर पढ़नी है, आप हुकमचंद जैन की देखो, आप पढ़ो,
हिस्ट्री कल्चर के भले ही आप शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, पर ज्योग्राफी हुई, साइंस हुई, इंग्लिश हुई, एजुकेशन मैनेजमेंट हुआ, इनको आप कवर करो बहुत अच्छे से और इनको समेटो आप, क्योंकि ये 13-14 विषय हैं, ये बिखरी हुई विषय हैं। और सब्जेक्ट में आप खूब नोट्स की मदद लो, जो मैटर आपको जहाँ से मिलता है सब जगह से करो। आपको टेलीग्राम पे मिल रहा है, टेलीग्राम से करो। आप एक जगह पे नोट करते जाओ और नोट करके आप देखो, आप बिल्कुल गतिशील रहो इसमें, आप रुको मत, बिल्कुल करते रहो, सोचते रहो। थिंकर कोई ऐसे है, जैसे थिंकर थ्योरी आपको पढ़ना है तो इनको थोड़ा सा आप व्यवहार में लेके आओ, कि आपने जैसे अरस्तु पढ़ा तो अरस्तु की चीज़ें आपके व्यवहार में आ जाएं, मार्क्स पढ़ा तो मार्क्स की चीज़ें आ जाएं, मिल पढ़ा तो मिल की चीज़ें आ जाएं। तो थोड़ा सा आप ऐसे लगने चाहिए कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। निराश ना हो इस रिजल्ट से, क्योंकि पेपर तो ये टफ था और हो सकता है मैं देता तो मैं भी फेल होता, पर समीक्षा देखो हमको करनी चाहिए। कमियां पूरी पूरी हम आयोग की नहीं निकाल सकते, हमारी भी कुछ कमियां हैं, और अगर हमारी कमियां ना भी हों और हम और अच्छे से कर लें तो हमारा स्कोर ही अच्छा होगा और हमारी अच्छी रैंक आएगी अगले वाले पेपर में। तो निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता तो इंसान में हमेशा ही होती है, ऐसा कोई टाइम नहीं होता जब इंसान में सुधार की आवश्यकता नहीं होती। तो आप ऐसे इन चीज़ों को ज़रूर करें। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हिसाब से क्या सुधार करना चाहिए आरपीएससी को। ये जो 40% का क्राइटेरिया है, इस 40% पे पूरी तरह देखो, मिनिमम क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए, ये चीज़ तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आपको पेपर टफ बनाना है, इसी लेवल का बनाना है, तो आप इस 40% को थोड़ा सा रिलैक्सेशन करके 40 से आप 33 पे ले आइए, मतलब 32-33 तक आप ला सकते हैं अगर इस लेवल का पेपर आपको बनाना है। क्योंकि हम जब पढ़ते थे 10वीं में 12वीं में तो बच्चे को फेल 33% पे किया जाता था। तो ये 33% का आंकड़ा भी ठीक है, मतलब 1/3 अगर कोई सही करता है तो उसको आप क्वालिफाई कर दो, अगर पेपर आपको टफ बनना है, या फिर आप पेपर में थोड़ी सी नरमी बढ़ती है। अब जैसे मैंने ना मतलब कई पेपर्स का एनालिसिस किया है, तो जैसे 2-3 कैटेगरी में देखता हूँ, एक तो बिडो, एक डिवोर्सी, ये जो कैटेगरी है ये बहुत ज़्यादा पेपरों में N/A लिखी आती हैं, मतलब नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, बहुत सारे पेपर्स में आती हैं। तो आप थोड़ा सा इन कैटेगरीज़ की तरफ भी देख सकते हैं कि इनमें भी 40% से थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो, मतलब हर वर्ग का थोड़ा सा ध्यान रखा जा सके। जैसे इन्होंने कुछ वर्ग के लिए प्रदान कर रखे हैं रिलैक्सेशन, पर फिर भी उनको और थोड़ा सा कम कीजिए और इनको भी थोड़ा सा कम कीजिए अगर पेपर आपको टफ बनाना है तो। दूसरा, या फिर आप पेपर में नरमी बढ़ती है कि कम से कम 40% प्रश्न तो हर बालक, भाई अगर 40% नहीं बन रही, थोड़ी सी कट ऑफ चली जाएगी, 250 तक अगर कट ऑफ चली जाएगी तो वहाँ से भी आपको लेक्चरर अच्छे मिल जाएंगे। तो या तो आप पेपर में थोड़ी सी नरमी बढ़ती है। पेपर में नरमी बरतने के लिए क्या कर सकते हैं, एक थोड़ा सा सिलेबस के अनुसार ही चलें। सिलेबस जैसे इन्होंने अब की बार किया है, सिलेबस को खोलो, और खोल के एक बड़ी बात है कि जो लेवल है इनके, एक तो है सीनियर सेकेंडरी लेवल, एक है यूजी लेवल और एक है पीजी लेवल। आपने जो सिलेबस में दे रखा है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल के इतने प्रश्न, यूजी लेवल के इतने प्रश्न, इन तीनों लेवलों को ध्यान में रखो। अब अगर ये तीनों लेवल ध्यान में होंगे ना, तो आप निश्चित रूप से मान के चलो कि 11th और 12th इनकी एनसीईआरटी ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा उपयोगिता इनकी बढ़ जाएगी। और बहुत अच्छी किताबें हैं, कतई डाउट नहीं है इन किताबों पे। जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, कितने ही टफ प्रश्न से बना लो, बहुत अच्छे इनमें स्टेटमेंट्स हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं। तो आप थोड़ी सी दृष्टि ये ना रखें कि बच्चे से प्रश्न गलत करवाना है, तो आप ये दृष्टि रखें कि ये जो पेपर है ये बच्चों को करने के लिए बनाया है, ये इसलिए नहीं बनाया है कि इनसे तो प्रश्न हो ही नहीं पाए। तो दृष्टि आप ये रखें। बाकी हमें अपने आप में भी सुधार करने होंगे, आयोग को अपने सुधार करने होंगे, ऐसी स्थिति कभी पैदा ना हो। मैं तो विषय के छात्र के नाते कि केवल और केवल 6 छात्र पास हो पाए, मैं किसी का विरोध करने यहाँ नहीं आया था। मैं चाहता था विश्लेषण करना, मैं भी बच्चों में रहा हूँ,
मैंने भी खुद ने भी तैयारी करी है। ये चीज़ ऐसी है कि इसमें तैयारी करने वाला बहुत परेशान होता है और विषय के प्रति उनका रुझान उतना ही कम होता है। आप कतई ये ना सोचें, राजनीति विज्ञान में ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, बहुत ही अच्छी विषय है, बहुत ही व्यवहारिक विषय है, समाज से जुड़ी हुई विषय है, व्यक्ति से जुड़ी हुई विषय है, परिवार से जुड़ी हुई विषय है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकारी इसमें है, राजनीतिक दर्शन की जानकारी इसमें है। और ये मैं मानता हूँ, जैसा कि अरस्तू ने कहा था, ये एक सुप्रीम साइंस है राजनीति विज्ञान जो है, तो निश्चित रूप से इसमें सुप्रीम काम तो होने ही है। तो आप कतई भी टेंशन ना लें, आपको राजनीति विज्ञान में और गतिशील बनाने का काम हम करेंगे, आपको राजनीति विज्ञान में और मजबूत हम करेंगे। आपको मैं बता दूं कि मैं एक टेलीग्राम चैनल भी चलाता हूं, ये पॉलिटिकल साइंस एकेडमी बाई गौरव फौजदार के नाम से। आप इसमें जुड़ें, मैंने भी कुछ सफलताएं प्राप्त करी हैं। इसमें जितने ज़्यादा छात्र जुड़ेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा। और कहीं भी ये ना समझें कि मैंने कोई आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है या मैं कोई आपको झाड़ के गया हूँ, आप कतई ये चीज़ ना सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। इस चैनल से, यूट्यूब चैनल से आप जुड़िए। मैं मेरी तरफ से कुछ वीडियोज़ की सीरीज़ भी चला रहा हूँ, संविधान सभा, प्रस्तावना, इनसे संबंधित। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें करा सकूँ और आपको मैं गतिशील रख सकूँ, आपको नए आर्टिकल्स और इनको प्रोवाइड कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।